नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश भाटी उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमारी चर्चा जारी रहेगी न्यायपालिका, जो कि पिछले क्लास में हमने शुरू किया था। इस चैप्टर में हम लोग न्यायपालिका के बारे में सबसे पहले ये पढ़ चुके हैं कि न्यायपालिका की हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पिछली क्लास में हमने प्रावधानों पर चर्चा की थी और ये देखा था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जो उनका कार्यकाल रखा गया है वो किस प्रकार का रखा गया है, उनकी योग्यताएं क्या है, उनके वेतन वगैरह जो दिए जाते हैं वो किस प्रकार से दिए जाते हैं, जिससे कि वो किसी पर निर्भर न रहे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं से शुरू करेंगे कि न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है और उनको पद से हटाया किस प्रकार से जा सकता है। तो करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले न्यायाधीशों के हम कार्यकाल पर बात करते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल। एक बार जब किसी व्यक्ति को न्यायाधीश पद पर बिठाया जाता है, जब वो न्यायाधीश बनते हैं, तो उसके पश्चात उनका कार्यकाल उनकी उम्र के अकॉर्डिंग, यानी कि जब तक वो 65 वर्ष की उम्र के होंगे तब तक वो अपने पद पर सुरक्षित हैं। यानी कि 65 वर्ष 65 ईयर्स 65 वर्ष की उम्र तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। जब उनको पद पर रहते हुए 65 वर्ष की उम्र का टाइम पीरियड दे दिया गया है और किसी को ये अधिकार नहीं दिया है कि वो मनमाने तरीके से उनको पद से हटा सके, स्वतंत्र होकर के अपना काम कर सकते हैं, किसी दबाव में आने की उनको आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि 65 वर्ष की उम्र तक वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सेवानी ने लिखा है सेवानिवृत्ति की उम्र तक, और ये उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र है 65 वर्ष की उम्र तक वो अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। 65 वर्ष की उम्र से पहले अगर उनको पद से हटाना है तो पद से हटाने का तरीका क्या रहेगा। तो यहां पर आप देखेंगे पद से हटाना। पद से हटाने के लिए एक जटिल प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इतनी जटिल प्रक्रिया कि वो साधारणतया पॉसिबल भी नहीं हो पाती है। और हमने देखा है भारतीय संवैधानिक इतिहास में कि एक बार ऐसा प्रयास किया गया था जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो पारित ही नहीं हो पाया था। इससे पता चलता है इस बात का कि कितना मुश्किल और कितना जटिल काम है न्यायाधीश को अपने पद से हटा पाना। तो यहाँ बताएंगे पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया काम में ली जाती है वो प्रक्रिया उनकी किस प्रकार की होती है, जो कि अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है उसके अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उनको पद से हटाया जाता है। अब महाभियोग प्रक्रिया द्वारा जब उनको पद से हटाया जाता है तो हटाने का तरीका क्या रहता है, किस प्रकार से उनको पद से हटाया जाता है। तो इसमें आप ये बताएंगे कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, या हम कहें विशेष बहुमत से, प्रस्ताव पारित होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। देखिए, दो सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, प्रस्ताव कहीं भी रखा जा सकता है, लोकसभा में भी रखा जा सकता है या राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। यानी कि शुरुआत दोनों में से किसी भी सदन में की जा सकती है, लेकिन दोनों सदनों के पृथक पृथक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और विशेष बहुमत से प्रस्ताव किस प्रकार से पारित होगा, कैसे हटाया जाएगा, इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। यानी कि सदन की कुल सदस्य संख्या का
मेजोरिटी होना तो जरूरी है और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 आवश्यक है। यह है महाभियोग की प्रक्रिया। कौन है? मनमोहन सिंह बैरवा है जो कह रहे हैं सर आज पहली बार क्लास ले रहा हूं। बहुत अच्छी बात है अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास में अटेंड हुए हैं और आज की क्लास के बाद में आपकी इच्छा हो सकती है कि आप इस कोर्स को खरीदें और आगे भी कंटिन्यूअस रखें इस क्लास को। देखिए, हम यहाँ पर जिस एक उदाहरण को लेंगे वो उदाहरण है महाभियोग की प्रक्रिया उनके खिलाफ लाई गई थी। ये घटना है 1991-92 की, जिस समय वी रामास्वामी न्यायमूर्ति या फिर जो उस समय न्यायाधीश थे उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। कब लाया गया था? वी रामास्वामी के खिलाफ। वी रामास्वामी कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे वी रामास्वामी, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था और यह घटना है 1992 की, 1992 में। हालांकि प्रस्ताव जो है लाने के लिए जिन सदस्यों ने प्रस्ताव रखा था वो 1991 में ही प्रस्ताव रख दिया गया था, लेकिन प्रस्ताव लाया गया था मतलब प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वो 1992 में शुरू हुई थी। इस प्रक्रिया में क्या हुआ था और क्यों उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था? तो प्रस्ताव लाने का कारण क्या था ये देखिए आप। 1992 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। वी रामास्वामी के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनके विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया गया था। 1992 में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। ये जो प्रस्ताव लाया गया था किस कारण से लाया गया था? तो कारण था इसका, उन पर कुछ आरोप थे। कौन से आरोप थे? पंजाब व हरियाणा के न्यायाधीश पद पर रहते हुए वित्तीय अनियमितताएं व पद का दुरुपयोग करने का आरोप उनके ऊपर लगा था। वित्तीय अनियमितताओं का मतलब होता है कि उन्होंने वित्तीय क्षेत्र में कुछ घोटाले किए थे, वित्तीय अनियमितता की थी, अपने पद का उन्होंने दुरुपयोग किया था और इसी के आधार पर उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन ये प्रस्ताव पारित क्यों नहीं हो पाया, इसका कारण समझिए। इसका कारण ये था कि उस समय कांग्रेस ने इस महाभियोग प्रक्रिया के अंदर भाग ही नहीं लिया। उस समय कांग्रेस सत्तारूढ़ दल था। कांग्रेस सत्तारूढ़ दल था तथा इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। अब देखिए, जब सत्तारूढ़ दल प्रक्रिया के अंदर भाग नहीं ले रहा है तो फिर किस प्रकार से उनको नहीं हटाया जा सका? ऐसा क्या हुआ? क्यों महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया? यह अब आप समझ पाएंगे यहां से कि प्रस्ताव पारित होने के लिए विशेष बहुमत जो चाहिए होता है वो विशेष बहुमत क्या चाहिए था। तो विशेष बहुमत की अगर हम बात करें, विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या
सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। और सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना होता है? 273। कम से कम 273 सदस्य जो हैं वो होने चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा होता है बहुमत। कम से कम 273 सदस्य होंगे, तब आप उस प्रस्ताव को पारित मान पाएंगे। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। और फिर आता है उपस्थित व मतदान में, उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। अब देखिए, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत तो मिल गया, लेकिन उसके साथ जरूरी क्या था? कम से कम 273 सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में होने चाहिए। 273 सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं आ पाए, तो आप यहां पर विशेष रूप से इस बात को लिख सकते हैं, सदन का बहुमत न मिल पाने के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। जरूरी क्या था? कम से कम 273 सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में होने चाहिए। अब दूसरी ये शर्त है कि 2/3 सदस्य उसमें भाग लेने वाले जो थे उनका होना चाहिए। अब 2/3 सदस्य मान लेते हो गए कि उस दिन सदन के अंदर 300 सदस्य थे, 300 का अगर 2/3 निकाला जाए तो उतने सदस्य उनके साथ में आ गए थे। लेकिन जो 273 सदस्यों वाला आंकड़ा है वो पार करना जरूरी था और वो नहीं हो पाया। इस कारण से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और वी रामास्वामी के खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया वो पारित हो ही नहीं पाया और उनको पद से नहीं हटा पाए। अब हम यहां से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे न्यायपालिका की संरचना के बारे में। न्यायपालिका की संरचना भारत में जिस प्रकार की अपनाई गई है वो है एकीकृत न्यायपालिका। हमारे यहां पर संरचना कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। देखिए, एकीकृत न्यायपालिका का मतलब यह है कि एक पिरामिडाकार संरचना को हमने अपनाया है। कैसी? पिरामिडाकार। पिरामिडाकार आप यहां पर इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन इस चित्र में आपको बहुत छोटे अक्षर होने के कारण प्रॉपर नहीं दिख पाएगा, इसलिए मैं आपको इनको लिख करके भी बताऊंगा। बट पहला आप पिरामिडाकार का अर्थ समझ लीजिए। पिरामिड आप देखते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर त्रिभुजाकार आकृति में होता है, उसको पिरामिडाकार आकृति कहा जाता है। जैसे कि देख लीजिए, यह है आपकी पिरामिडाकार आकृति। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या है? पिरामिडाकार आकृति, पिरामिडाकार संरचना। पिरामिडाकार संरचना में सबसे ऊपर यहां पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद में नीचे क्या आता है? हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है जिला अदालत या जिला न्यायालय, जिला अदालत। और फिर आता है अधीनस्थ अदालत या अधीनस्थ न्यायालय। तो ये हो गया पिरामिडाकार आकृति। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हो इस एकीकृत न्याय व्यवस्था में वो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही बाकी सभी न्यायालय आते हैं। जितने भी उच्च न्यायालय हैं वो उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। एक उच्च न्यायालय के अधीन उस राज्य के सभी जिला न्यायालय आते हैं और उस जिला न्यायालय के अधीन उस जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। इस संरचना को हम कहते हैं पिरामिडाकार संरचना, जो कि एक त्रिभुजाकार आकृति में होती है। ऊपर से नीचे की ओर शक्ति का प्रवाह होता है, यानी कि शक्तियों का केंद्र अगर आप देखें तो वो कहाँ है? सबसे
ऊपर है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। रण सिंह राठौड़ ने कहा अधीनस्थ न्यायालय को दीवानी व फौजदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर आप जो सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आप सर्वोच्च न्यायालय देखें तो ये देखिए सबसे ऊपर भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के काम क्या है? इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जितने भी देश के न्यायालय हैं उन सभी को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले मानने पड़ेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। उच्च न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों का जब ट्रांसफ़र किया जाता है, उनके जब तबादले किए जाते हैं, तो वो कौन कर सकता है? वो सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। इसी प्रकार यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास में मंगवा सकता है। नीचे की अदालतों में जहाँ कहीं भी जो भी मुकदमे चल रहे हैं वो किसी भी वक्त अपने पास में उन अदालतों से अपने मुकदमों को मंगवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भारत का जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। फिर उसके बाद में आता है यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भी भिजवा सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र कर सकता है। मान लीजिए राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर किसी प्रकार का कोई मुकदमा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो उस मामले को वो राजस्थान हाईकोर्ट से पंजाब हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के पास में शक्ति होती है। फिर आते हैं उच्च न्यायालय की तरफ। हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय जिसमें आप बताएंगे निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। यानी कि ये सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो उच्च न्यायालय है, एक राज्य में उच्च न्यायालय के अधीन जितने भी न्यायालय आते हैं उन सभी न्यायालयों के विरुद्ध वो अपील जारी कर अपील सुन सकता है। उसे अपील सुनने का अधिकार है। अपील का मतलब क्या है? आप किसी जिला स्तर पर जो न्यायालय है वहाँ पर गए, आप वहाँ के जो निर्णय दिया गया उससे खुश नहीं हैं, आप इसकी अपील ऊपर जाकर उच्च न्यायालय में या हाईकोर्ट में कर सकते हैं। फिर बताएंगे आप मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। ये रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। पहले भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में हम लोगों के जब अधिकार छिन जाते हैं तो दोनों कंडीशंस में, मतलब अगर हमारे अधिकार छिने हैं हम सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट जाकर के मुकदमा दायर कर सकते हैं। हम जाएं तो सीधा उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। उच्च न्यायालय जहां से हमारे अधिकारों का हनन हुआ है उसके विरुद्ध क्या करेगा? रिट जारी करेगा। 5 प्रकार की जो रिट जारी की जाती है, जिसमें अधिकार प्रच्छा, परमादेश, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सभी जो रिट होती है वो रिट सर्वोच्च न्यायालय को भी जारी करने का अधिकार है और उच्च न्यायालय को भी जारी करने का अधिकार है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। राज्य क्षेत्राधिकार में मतलब राजस्थान का हाईकोर्ट राजस्थान के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा करेगा। उसका अधिकार क्षेत्र न तो पंजाब में है न उत्तर प्रदेश में है, किसी अन्य राज्य में नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश का किसी प्रकार का कोई मामला है तो वो उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में जाएगा, ना कि राजस्थान के हाईकोर्ट में आएगा। और राजस्थान हाईकोर्ट का मामला है तो राजस्थान हाईकोर्ट के पास जाएगा, वो उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकता। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। पर्यवेक्षण और नियंत्रण का मतलब होता है उनकी जांच करना, उनके ऊपर कंट्रोल लगाना। ये काम उच्च न्यायालय का होता है। फिर उसके बाद जिला अदालत पर आ जाइए। जिला अदालत यानी कि एक उच्च न्यायालय के अधीन जितने भी जिले होते हैं, जैसे राजस्थान का उच्च न्यायालय तो एक होगा, लेकिन उच्च न्यायालय के अधीन राजस्थान में जितने भी जिले आते हैं, जिला स्तर पर जो न्यायालय काम करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? जिला न्यायालय या जिला अदालत कहेंगे। जिला अदालत जो होती है उसको क्या अधिकार है? जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें जोधपुर जिले की, तो जोधपुर जिले में जो जिला अदालत होगी वो जोधपुर जिले में जो भी मुकदमे जोधपुर जिले के हैं वो उनको सुन सकती है। निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करती है। क्योंकि एकीकृत न्याय व्यवस्था है तो हर निचली अदालत के विरुद्ध ऊपर की अदालत में अपील की जा सकती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। जैसे मान लो मारपीट हो जाती है, किसी प्रकार का झगड़ा हो जाता है, या फिर आप किसी की संपत्ति छीन लेते हैं, कहीं पर चोरी हो जाती है, ये दीवानी और फौजदारी स्तर जो होता है उन मामलों की यहाँ पर सुनवाई की जाती है। फिर आते हैं हम अधीनस्थ
न्यायालय पर। ये जो अधीनस्थ न्यायालय है वो किसके नीचे काम करते हैं? प्रत्येक जिले के अधीन, जैसे जोधपुर एक जिला है तो जोधपुर जिले के अधीन या अधीनस्थ न्यायालय जो है वो अलग अलग स्तरों पर, ब्लॉक लेवल जिसको हम कहते हैं, उस लेवल पर काम करते हैं। इनका काम होता है फौजदारी और दीवानी किस्मों के मुकदमों पर विचार करना। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो एक फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन का मतलब ये जो आप यहाँ त्रिभुजाकार आकृति देख रहे हैं जिसे हम पिरामिडाकार संरचना कहते हैं, इस पिरामिडाकार संरचना के अंतर्गत सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय होंगे। सभी उच्च न्यायालय, एक एक राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके अधीन उस राज्य के जितने जिले हैं वो जिला न्यायालय होंगे, और जिला के अधीन यानी कि जिला न्यायालय किसी एक जिले का होगा तो उसके अधीन अधीनस्थ न्यायालय होंगे, और उनके क्या क्या काम होंगे ये सारे काम आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। और इस संरचना को क्या कहा जाता है? एकीकृत संरचना कहा जाता है। न्यायपालिका कैसी है भारत में? एकीकृत है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार मतलब सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्तियां क्या है। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे यहां जो आपको चित्र दिखाया गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, इस तरफ आप जो देख पा रहे हैं यह है मौलिक क्षेत्राधिकार। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं अपीली क्षेत्राधिकार, फिर है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, और फिर है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, और नीचे एक विशेषाधिकार भी आप देख पा रहे हैं। हम इन सभी अधिकारों की बात यहां पर करने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम भारत का सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में जो उसका मौलिक क्षेत्राधिकार है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार, देखिए मौलिक क्षेत्राधिकार जिसका मतलब यह है कि यह शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है, किसी उच्च न्यायालय के पास में नहीं है, इसलिए इस शक्ति को, इस क्षेत्राधिकार को मौलिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। मौलिक क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार के मुकदमे सुन सकता है? तो इसमें आप बताएंगे संघ व राज्य तथा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों के आपसी विवाद, आपसी विवाद, ये दो प्रकार के विवाद जो है वो कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के पास। क्यों इसे मौलिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है? इसका कारण है कि अगर संघ और राज्य के बीच का कोई विवाद है, संघ का मतलब है केंद्र सरकार और राज्यों का मतलब है राज्य सरकारें। मान लीजिए संघ सूची के विषय पर राज्य सूची ने कानून, राज्य विधानमंडल ने कानून बना दिया और राज्य सूची के विषय पर संसद ने कानून बना दिया। मामला कहाँ जाएगा? सीधा सर्वोच्च न्यायालय के पास में जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले का निपटारा करेगा। अगर वो जांच करता है, उसे ऐसा लगता है जो कानून संघ सूची के विषय में आ रहा है उस पर राज्य विधानमंडल ने कानून बना दिया है, तो उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय की बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। अवैध घोषित कर सकता है कि यह कानून आपके क्षेत्राधिकार में ही नहीं आता है, फिर आपने किस प्रकार से इस शक्ति का प्रयोग कर लिया। दो या दो से अधिक राज्यों के विवाद, हम मान लीजिए दो राज्यों के बीच में कोई नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा है। ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास में। सर्वोच्च न्यायालय ही ये निर्णय करेगा कि उनके बीच में जो मामला चल रहा है वो क्या है, किसके पक्ष में निर्णय दिया जाना चाहिए और किसके पक्ष में नहीं दिया जाना चाहिए। तो मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसी शक्ति जो केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, उच्च न्यायालयों को प्राप्त नहीं है, वो मौलिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। फिर मौलिक क्षेत्राधिकार के बाद में दूसरा आता है अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार में आप बताएंगे
अपीली क्षेत्राधिकार इसमें संवैधानिक दीवानी फौजदारी संवैधानिक दीवानी फौजदारी, ये जो तीन आप देख पा रहे हैं, ये क्या है समझिए। मान लीजिए किसी उच्च न्यायालय के पास कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न अंतर्निहित है और ये उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि जो मामला आया है उस मामले में संविधान की व्याख्या क्लियर नहीं है और उच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या नहीं कर पा रहा है कि संविधान क्या कह रहा है और निर्णय किस प्रकार से दिया जाना चाहिए। अगर उच्च न्यायालय प्रमाणित कर देता है तो उसकी अपील कहां हो सकती है? फिर उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय के पास में हो सकती है, इसलिए इसको अपीली क्षेत्राधिकार कहा जाता है। संवैधानिक का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या है। यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला या मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न अंतर्निहित है तो इसकी अपील कहां की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब देखिए दूसरा आता है दीवानी। दीवानी का मतलब होता है ऐसे मामले जिनमें धन दौलत संपत्ति जायदाद से संबंधित विवाद हो। धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद ये सभी मामले कौन से होते हैं? दीवानी होते हैं। दीवानी मामलों में भी अगर संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न अंतर्निहित है तो उसकी अपील भी कहां की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, लेकिन ये उच्च न्यायालय के द्वारा प्रमाणित होना जरूरी है। फिर आता है फौजदारी। फौजदारी का मतलब होता है जिसमें लड़ाई झगड़ा या खून खराबा इत्यादि विवाद हो, तो ऐसे विवादों को भी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए भेज सकता है। इसमें अगर निम्न न्यायालय ने यानी कि उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को सजाए मौत दे दी है तो जिस व्यक्ति को यह सजा दी गई उसको यह अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उस मामले को अपने पास मंगवा सकता है। यह है अपीली क्षेत्राधिकार, जिसका मतलब है नीचे के न्यायालय के विरुद्ध ऊपर के न्यायालय में अपील की जा सकती है, इसलिए इसे अपीली क्षेत्राधिकार कहा जाता है। अब अपीली क्षेत्राधिकार के बाद में तीसरा आप जो देखेंगे वो है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार क्या है ये समझिए। सलाहकारी को परामर्शदात्री भी कहा जाता है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार या फिर सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है या फिर सलाह मांग सकता है, लेकिन हर किसी मामले में नहीं, बल्कि ऐसा कोई मामला कैबिनेट के सामने या फिर राष्ट्रपति के सामने आ जाए जिसमें कानून से संबंधित कोई अड़चन हो और कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट ये सब नहीं समझ पाए,
तो ऐसी स्थिति में वो किसकी सलाह लेते हैं? न्यायपालिका की सलाह लेते हैं। यानी कि आप यहां बता सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा किसी कानून संबंधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी जा सकती है। अब जब सलाह मांगेगा तो इस संबंध में प्रिंस पूछ रहे हैं सर मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार हम पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर भी अभी मौलिक अधिकारों की बात आएगी तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। हाँ जी, तो यहां पर राष्ट्रपति द्वारा किसी कानून संबंधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी जा सकती है। यहां आपको नोट डालकर इस बात का ध्यान रखना है, सलाह देना न देना, सलाह देना न देना न्यायाधीश की इच्छा पर निर्भर करेगा या न्यायपालिका की इच्छा पर निर्भर करेगा। न्यायपालिका की इच्छा पर निर्भर, यानी कि सलाह मांग ली है तो कोई जरूरी नहीं है कोई सलाह दे। दूसरा, सलाह मानना, सलाह दे दी और फिर सलाह को मानना, सलाह मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर। तो अब आप ये समझ लीजिए कि क्या है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार या फिर सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है किसी कानून संबंधी विषय पर, क्योंकि राष्ट्रपति और पूरी कैबिनेट जो है जिनके साथ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पूरा आता है, उनको ऐसे बहुत सारे काम करने होते हैं जहां पर कानून किसी प्रकार की अड़चन पैदा कर सकता है। वो इस संबंध में न्यायपालिका से परामर्श कर सकते हैं कि हमारे इस काम में क्या कोई कानूनी अड़चन है या नहीं है। अब वो सलाह दे या ना दे किसकी इच्छा पर निर्भर करेगा? न्यायपालिका की इच्छा पर निर्भर करेगा। और जो सलाह दी है वो सलाह माने या ना माने ये किसकी इच्छा पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा राष्ट्रपति की इच्छा पर। अब बात आती है अगला कार्य, अगला क्षेत्राधिकार क्या है? तो अगला क्षेत्राधिकार है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हालांकि उच्च न्यायालय को भी अधिकार दिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय को भी अधिकार दिया गया है। इसके लिए दो अलग अलग आर्टिकल है। प्रिंस, आप ये पूछ रहे हैं 12th का मॉडल पेपर कब सॉल्व करवाओगे? तो आप शायद बहुत डिले कर चुके हैं। मॉडल पेपर इसका सॉल्व हो चुका है। आप कहाँ थे इतने दिन? आप क्यों नहीं क्लास अटेंड कर पाए थे? अभी रिसेंटली उसका मॉडल पेपर सॉल्व हुआ है, लेकिन अभी भी यूट्यूब पर वो मॉडल पेपर सॉल्यूशन क्लास मौजूद है। आप जब चाहें उसको देख सकते हैं। हाँ जी, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये काम सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। क्या कर सकता है अनुच्छेद 32 में? वो रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन उच्च न्यायालय को भी यह अधिकार दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 226 में यह शक्ति
उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है, को भी प्रदान की गई है। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन रिट जारी करेगा? सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, एससी। और सेम ये कह सकते अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसको दे दी गई है? उच्च न्यायालय को दे दी गई है। यानी कि वो उच्च न्यायालय जो है वो भी हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। कर्तव्य ने पूछा है फिर इस क्षेत्राधिकार का फायदा क्या है? परामर्शदात्री का आपने पूछा है। और रण सिंह राठौड़ ने लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, और ये अधिकार दिया गया है 226 में उच्च न्यायालय को। लेकिन जो कर्तव्य ने प्रश्न पूछा है, पहले मैं उसका आंसर देना चाहूँगा। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का क्यों मतलब है, क्या मतलब है, क्यों रखा गया है? देखिए, जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा निकाय है न्यायपालिका या फिर न्यायिक क्षेत्र में। कानून क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, इस संबंध में उससे बड़ा जानकार कोई नहीं है। और इसी कारण से संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका के पास में है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करती है। अब ऐसा कोई मामला है जो कि राष्ट्रपति और कैबिनेट के सामने आया है, जहां पर संविधान से संबंधित, कानूनों से संबंधित कोई अड़चन आ रही है, तो वो किसके पास जाएंगे? जो सबसे बड़ा कानून का जानकार है उसी से पूछेंगे। परामर्श वहां से वो ले सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, परामर्श दे या ना दे, तो इस बात को केवल एक संवैधानिक तौर पर लिखा गया है। लेकिन अगर मामला कानून का है, सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से परामर्श देगा। लेकिन कानून का नहीं है, कोई राजनीतिक विषय है, वहां पर सर्वोच्च न्यायालय खुद मना कर देता है कि यह राजनीतिक विषय है, यह काम आपका है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और जो परामर्श दी गई है वो मानना ना मानना, परामर्श, क्योंकि राष्ट्रपति अपने आप में देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी है, उसको परामर्श लेने का अधिकार है। लेकिन फाइनल डिसीजन तो राष्ट्रपति लेगा। परामर्श मानेगा या नहीं मानेगा ये तो उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। इसलिए इस दृष्टिकोण से ये अधिकार इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाँ, मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि सर क्लास किस टाइम आती है? 7 से 8 ये क्लास चलती है, रेगुलर ये क्लास चलती है। चंद्रवीर सिंह ने लिखा है जो रिट जारी की जाती है वो 5 प्रकार की रिट है, जिसमें देखिए रिटों में आप बता सकते हैं 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है? परमादेश, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा, और बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये वो 5 रिट हैं जो जारी की जा सकती है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके लिए? हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए। सेम यही रिट जारी कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 226 के अंतर्गत, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए। तो यह कहा जा सकता है अधिकारों की रक्षा की ड्यूटी जो है वो दोनों को दे दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय को भी दी गई और उच्च न्यायालय को भी। आपकी इच्छा है, आपके अधिकार का हनन होता है, आप डायरेक्ट उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं और आप सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। विद्यार्थी ने लिखा है सर एक बार वापस बताइए। देखिए, पॉलिटिकल साइंस की आपने जो क्लास पूछा है, चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस की ही बता रहा हूं आपको। पॉलिटिकल साइंस की क्लास आपकी 7 से 8 डेली चलती है। कल सैटरडे है, कल भी होगी क्लास। मंडे टू सैटरडे क्लासेस चल रही है। रिवीजन कोर्स चल रहा है आपका, और रिवीजन कोर्स में हमने लगभग इससे पूर्व के जितने चैप्टर्स इस बार के सिलेबस में हैं वो कर लिए हैं। इसके बाद में स्थानीय शासन और संविधान एक जीवन दस्तावेज 2 चैप्टर और बचेंगे जिनकी हम रिवीजन क्लास लेंगे, और उसके बाद अगली जो बुक है उसके चैप्टर्स को लिया जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा, न्यायपालिका हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। अब यहाँ से आगे हम बात करते हैं,
न्यायिक सक्रियता की। न्यायिक सक्रियता क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है न्यायिक सक्रियता पर। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका अर्थ है। न्यायिक सक्रियता का मतलब है जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या है ये? जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायपालिका की सक्रिय होने की शक्ति को जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। देखिए, न्यायपालिका की सक्रियता को लेकर हमारे संविधान में कहीं पर कोई उपबंध नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी न्यायपालिका ने इस शक्ति को ग्रहण किया है। क्या है न्यायपालिका की ये शक्ति? किस प्रकार से न्यायपालिका ने इस शक्ति को ग्रहण किया है, ये जानना बहुत जरूरी है। सामान्यतया क्या होता है? सामान्यतया ये होता है, सामान्यतया पीड़ित द्वारा न्याय मांगने पर न्याय मिलता है। यह हमारे संविधान के अंतर्गत बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर किसी को तकलीफ है, कोई पीड़ित है, तो वो न्यायपालिका के पास जाए, उसका दरवाजा खटखटाए, न्यायपालिका उसकी हेल्प करेगी। ये तो कहलाता है सामान्य दृष्टिकोण। लेकिन जहां पीड़ित न्यायपालिका तक नहीं पहुंच पाए न्याय मांगने के लिए, फिर भी उसको न्याय दिया जाए, बस इसी कार्य को कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म या फिर न्यायिक सक्रियता। ये न्यायपालिका की सक्रिय होने की शक्ति है। न्यायपालिका खुद चल करके कहती है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पीड़ित चाहे न्यायपालिका के पास पहुंच पाता है या फिर वो नहीं पहुंच पाता है, फिर भी उसको न्याय मिलना चाहिए। अब क्या हुआ? यह घटना है 1979 की। 1979 में न्यायपालिका ने अखबारों व समाचार चैनलों के माध्यम से किसी पीड़ित को न्याय प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया। तब से न्यायिक सक्रियता अस्तित्व में आई। पहले तो न्यायपालिका खुद भी ये मानती थी कि जिसको तकलीफ है वो खुद आएगा। कहां पर? न्यायपालिका के पास दरवाजा खटखटाएगा, तभी उसको न्याय दिया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि न्याय प्रदान करना एक तरह से ईश्वर की तरह काम है, ईश्वर तुल्य काम है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि भगवान के पास मांगने के लिए नहीं जा पाते हैं, लेकिन भगवान जरूर उनकी सुनता है, घर बैठे सुनता है और दुख तकलीफ में उनको सपोर्ट करता है। ठीक उसी प्रकार से न्यायपालिका ने माना कि जो लोग पीड़ित हैं और जो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। और न्यायपालिका ने 1979 में इस प्रकार की एक प्रक्रिया प्रारंभ की थी। क्या? कि अखबारों और समाचार चैनल जो भी प्रकाशित करते हैं या फिर टीवी पर दिखाते हैं कि इस व्यक्ति के साथ इस प्रकार से उसको पीड़ित किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति की पीड़ा को न्यायपालिका डायरेक्ट संज्ञान लेती है खुद, और उस पर जो भी उसको पीड़ा पहुंचा रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करती है। और इसी को न्यायिक सक्रियता कह करके पुकारा गया। 1979 में क्या हुआ था? यह है बिहार में
जेल के कैदियों, जेल के कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध न्यायपालिका ने कार्य या कार्यवाही की तथा प्रशासन को चेताया। प्रशासन को क्या चेताया कि भाई जो जेल में कैदी हैं वो कैदी इंसान हैं, उन इंसानों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर वो कोई अपराध करके आए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करें। यहाँ से उन्होंने ये कार्य शुरू किया। क्या शुरू किया कि भले ही वो जो जेल में बैठे हुए कैदी थे वो नहीं पहुंच पाए न्याय मांगने के लिए, लेकिन जब इसकी जानकारी न्यायपालिका को मिली तो न्यायपालिका ने खुद इस पर कार्यवाही की और इसी को नाम दिया गया न्यायिक सक्रियता का। उसके बाद एक दौर चला जनहित याचिका का। क्या चला? जनहित याचिका। जनहित याचिका जिसका मतलब होता है जनता के हित में किसी के द्वारा याचिका दायर की जाए। किसी पीड़ित के पक्ष में किसी अन्य के द्वारा याचिका दायर की जाए। इसे क्या कहेंगे? जनहित याचिका कहेंगे। जनता के हित में। अब आप सड़क पर चल रहे हो और आपको पता चला कि वहां पर जो है ट्रैफिक इतना खराब रहता है कि किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है, वहां पर पुलिस प्रशासन नहीं है, किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। आपने एक जनहित याचिका दायर कर दी। जनहित याचिका पहुंच गई किसके पास? कोर्ट के पास में। जनहित याचिका आप सिंपली पोस्ट कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं कि आप कोर्ट में जाएं, खुद दरवाजा खटखटाएं। बस आपने लिख करके चिट्ठी भेज दी जनहित याचिका के नाम पर। जब वो कोर्ट के पास पहुंचेगी, कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा, कोर्ट उस पर कार्यवाही करेगा और उसे पता चला कि वास्तव में ये समस्या बहुत बड़ी है, तुरंत वो प्रशासन को आदेश देगा कि आप क्या कर रहे हैं, ये समस्या आपकी, आपको इसका समाधान करना चाहिए। आप प्रदूषण से बहुत परेशान हैं, आपके घर के आसपास इतनी गंदगी रहती है कि मच्छर फैल रहे हैं, बीमारियां फैल रही है। आप एक दिन किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंच गए, वहां पर आपने गंदगी देखी और आपको लगा यहाँ तो इलाज लेने आए हैं, लेकिन यहाँ तो हम कहीं ऐसा नहीं हो कि आकर मर जाएं, बीमारियों का शिकार हो जाएं। आपने तुरंत याचिका दायर की, न्यायपालिका ने संज्ञान लिया। न्यायपालिका प्रशासन को, संबंधित जो प्रशासन उसको चेताएगा कि तुरंत आप वहां पर सही कदम उठाइए। तो इसका मतलब यह है कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका कार्यपालिका को चेताती है कि उसकी ड्यूटीज क्या है, उसके काम क्या है, वो अपना कार्य करे। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका कार्यपालिका को उसके कार्य के लिए चेतावनी जारी करती है।
काम तो कार्यपालिका का है, करना चाहिए कार्यपालिका को, लेकिन फिर भी कार्यपालिका अपना कार्य नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उसको चेताने का काम करती है कि आपकी ड्यूटी और आपको ये कार्य करना चाहिए। पीड़ित वर्ग की याचिका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा याचिका दी जाती है तो इसे जनहित याचिका, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। याचिका जो दायर करता है उसको इससे कोई लाभ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम इंसान हैं, हमारे आसपास बहुत सारे अत्याचार, बहुत सारा शोषण होता है। हम जब देखते हैं हमें तकलीफ होती है, लेकिन सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता है। हम कम से कम जनहित याचिका तो डाल सकते हैं, जिसके माध्यम से उस व्यक्ति को जो न्याय नहीं ले पा रहा उसको न्याय मिल पाएगा। टीवी पर एक ऐड आता था, वो ऐड ये बताता था, आप अपने ही आसपास में, जो आप जिस कॉलोनी में रह रहे हैं वहाँ से गुजरते हैं, एक घर में से डेली एक महिला के चिल्लाने की आवाज़ आती है, कोई उसको मारता है, पीड़ित करता है, परेशान करता है, लेकिन महिला समाज और परिवार के डर से न्यायपालिका तक नहीं पहुँच पाती है। आप जैसा ही सुनते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप रह नहीं पाते हैं, न्यायपालिका में आप एक याचिका दायर कर देते हैं, न्यायपालिका संज्ञान लेती है, उस महिला को न्याय मिलता है। इसी को कहा जाता है न्यायिक सक्रियता, और यही कहलाती है जनहित याचिका। अब जनहित याचिका चलिए, जनहित याचिका के जब न्यायपालिका ने काम शुरू किया तो इससे न्यायपालिका पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इससे न्यायपालिका पर बोझ बढ़ा, वो तो बढ़ना ही था, क्योंकि अब न्यायपालिका के पास मुकदमे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मामले बहुत ज़्यादा आ गए। पहले केवल जिसके खिलाफ अन्याय होता था वो खुद जाता था, अब कोई भी याचिका दायर कर देता है, आसान तरीका हो गया है। इसलिए न्यायपालिका पर बहुत ज़्यादा काम का बोझ बढ़ चुका है। काम का बोझ बढ़ा है, लेकिन न्याय सब तक पहुंचने लगा है। यह है न्यायिक सक्रियता। अब आती है बात, पुनरावलोकन क्या है, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जुडिशियल रिव्यू। देखिए, जुडिशियल रिव्यू और न्यायिक पुनरावलोकन जो है, इसका सबसे बड़ी चीज है न्याय। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, इस बात का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि न्यायपालिका के पास जुडिशियल रिव्यू या फिर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन फिर भी न्यायपालिका इस शक्ति का प्रयोग करती है। किस दृष्टिकोण से करती है? इसका प्रयोग किया जाता है संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा, अब संविधान की रक्षा कैसे? ऐसा कोई कानून हमारी संसद पारित करे जो संविधान के विरुद्ध हो, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। ये न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है। मतलब कानून को अवैध घोषित करने की शक्ति न्यायपालिका को अनुच्छेद 137 देता है। यह कहता है कि आप ऐसा कानून जो कि संविधान के विरुद्ध हो, आप उसे अवैध घोषित कर सकते हैं। तो इस अवैध घोषित करने की शक्ति को ही यहाँ नाम दिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके माध्यम से न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका संविधान के विरुद्ध जो कानून होते हैं उनको अवैध घोषित करने का काम करती है। ऐसा कानून जो संविधान के विरुद्ध हो, जो संविधान के विरुद्ध हो, उसे अवैध घोषित करती है। और इसी शक्ति को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। यानी कि रिव्यू करने की शक्ति है। कानून बनाने का काम किसका है? संसद का है। कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। लेकिन न्यायपालिका उस पर क्या करेगी? रिव्यू करेगी। जैसे आपने देखा होगा, एक मैच चल रहा है, उस मैच में अंपायर ने एक डिसीजन दे दिया, जैसे ही खिलाड़ियों ने अपील किया, आउट दैट, अंपायर का हाथ उठा, यस आउट। फिर सामने वाली टीम को एक रिव्यू मिलता है कि आप थर्ड अंपायर से पूछ लीजिए। थर्ड अंपायर के पास जब मामला गया, थर्ड अंपायर ने उसको बारीकी से देखा,
बारीकी से देखने पर पता चला कि खिलाड़ी तो आउट नहीं था, लेकिन फिर भी अंपायर ने गलती से आउट दे दिया। और जब वो अंपायर को ये बताते हैं कि आपने गलत आउट दिया है, तो अंपायर सॉरी मांगता है और नॉट आउट करता है, यानी कि ये आउट नहीं था, गलती से आउट दे दिया गया था। ठीक इसी प्रकार से ये रिव्यू करने की शक्ति है न्यायपालिका के पास कि कानून तो संसद ने बना दिया है, लेकिन वो कानून कहीं ना कहीं संविधान के विरुद्ध है और ऐसा कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं था। इसको कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन या फिर जुडिशियल रिव्यू। हाँ बिल्कुल, हमने इसको अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है जुडिशियल रिव्यू की अगर अपन बात करें, क्योंकि अमेरिका के संविधान में जुडिशियल रिव्यू जो है, मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद जब पहली बार अमेरिका के सामने आया तो वहाँ से अमेरिका के संविधान अमेरिका में भी जो है वो न्यायपालिका ने उसी समय जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त की, ग्रहण की उस शक्ति को, और उसके बाद में वहाँ न्यायपालिका का जो ये जुडिशियल रिव्यू का काम है वो दिन ब दिन बढ़ता गया, उसका दायरा फैलता गया। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका तथा संसद की। न्यायपालिका और संसद दो अलग अलग कार्य करने वाले दो अलग अलग अंग हैं। पहले संसद की बात करें तो संसद क्या करती है? कानून बनाती है। संसद क्या करती है? कानून बनाती है। न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। अब यहां ये जो दो शक्तियां कानून को लेकर के दो अलग अलग अंगों को दे दी है, यहीं से इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संसद को कहा जाता है कानून बनाने के क्षेत्र में संसद सर्वोच्च है, लेकिन न्यायपालिका चूंकि न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च है, कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार उसके पास में है, न्यायपालिका को संविधान का रक्षक भी बनाया गया है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं न्यायपालिका और संसद के बीच में टकराव की स्थिति आती है, और ऐसा एग्जाम्पल भी है, उदाहरण भी है, अगर आपने पढ़ रखा है तो उदाहरण यह है भूमि सुधार व जमींदारी प्रथा उन्मूलन के लिए संसद संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित करना चाहती थी। संशोधित करना चाहती थी, लेकिन न्यायपालिका बाधक बनी। देखिए संसद क्या करना चाहती थी, यह घटना भारतीय आज़ादी के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात है कि भूमि सुधार करना है और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना है तो जरूरी है संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया जाए, उसमें संशोधन किया जाए। लेकिन न्यायपालिका ने माना कि अगर आप ऐसा संशोधन करेंगे तो ये संशोधन संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध होगा और आप ऐसा नहीं कर सकते। ये विवाद लंबे समय तक चला, 1967 से 1973 तक ये विवाद चला। विवाद कौन सा? न्यायपालिका बनाम संसद विवाद। आखिरकार 1973 में 1973 में केशवानंद भारती वाद से समाधान हुआ। क्या समाधान हुआ? न्यायपालिका ने यह माना कि आप ऐसा कानून बना सकते हैं जिससे संपत्ति रखने के मौलिक अधिकार को आप कानूनी अधिकार का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कोई कानून नहीं बना पाएंगे जिससे कि संविधान का मूल ढांचा खतरे में पड़ता हो। तो इस प्रकार के वाद न्यायपालिका और संसद के बीच में चलते रहे हैं।
आज की इस क्लास का अब हमारा समय हो रहा है समाप्त, इसलिए अब हम इस क्लास को तो समाप्त करेंगे, लेकिन हमारी अगली क्लास में हम मुलाकात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ, और चैप्टर का नाम होगा स्थानीय स्वशासन। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे फिट, जय हिंद।